मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, और आज इसका डे 2 है। आज हम आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के वेक्टर फॉर्म को बताएंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F विथ प्रोडक्ट ऑफ मासेस। आपको मैंने बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, मतलब जिस रेशियो में मास का प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, फोर्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। यदि आपने मास को डबल कर दिया, जैसे ये 2m1 है और इसको 2m2 कर दिया, अगर मास दोनों मास को डबल कर देते हैं तो फोर्स आपको हो जाएगा 4m1m2। मतलब फोर्स जो बढ़ता है वो हमेशा मास के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। अगर आपने दोनों मास को ट्रिपल कर दिया तो उस केस में यह फोर्स हो जाएगा 3m1 3m2, ये हो जाएगा 9m1m2। तो जिस रेशियो में मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा उसी रेशियो में फोर्स बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। यहां बाय मिस्टेक ये कर्व दिखा दिया गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब फोर्स और m1 m2 के बीच ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। यहां पर मास है m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मास, यहां पर फोर्स है। जिस रेशियो में मास बढ़ेगा फोर्स उसी रेशियो में बढ़ेगा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहला ग्राफ हम लोगों ने बनाया है फोर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मास के बीच। आइए दूसरे ग्राफ पे हम लोग चलते हैं। दूसरा ग्राफ जो है वो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है, दो मास के बीच डिस्टेंस। आपको बताया गया कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो इसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। और इनवर्स का ग्राफ हमेशा हाइपरबोलिक होता है। तो यहां पर F है, यहां पर R है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इसे हाइपरबोला कहते हैं। तो ये था फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, और इससे पहला था फोर्स एंड मास के बीच का ग्राफ। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच वेक्टर फॉर्म, ये आप देख रहे हैं। मान लिया जाए कि इस पॉइंट का नाम MA है और इस पॉइंट का नाम B है। A पर एक मास रखा हुआ है M1 और B पर मास रखा हुआ है M2। तो M1 एंड M2 टू मासेस एट A एंड B। M1 और M2 के बीच की जो दूरी है वो दूरी R है। और यहां पर आपको एक वेक्टर दिखाया गया R12। M1 से M2 की तरफ एक वेक्टर है R12, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। इस M2 के कारण M1 पर फोर्स लगेगा, M2 के कारण M1 पर जो फोर्स लगेगा उसे F12 से लिखा जाता है। जब F12 लिखेंगे इसका मतलब फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। तो आप देखें M1 एंड M2 टू पॉइंट मासेस एट A एंड B। उसके बाद है R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, और F12 ये फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2, फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। अब आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो आप देखेंगे इस डायग्राम में हम लोग F के बदले लिखा है F12, तो इसे F12 लिखा, Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर फॉर्म में है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी स्केलर फॉर्म में हो और उसे वेक्टर फॉर्म में वापस लाना हो, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो और वो स्केलर फॉर्म में उसे वेक्टर फॉर्म में वापस लाना हो, तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों साइड से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये R12 कैप लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये यूनिट वेक्टर है फ्रॉम M1 टू M2। M1 से M2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर होगा
जिसे R12 कैप से लिखा जाता है। इसे R12 कैप इसीलिए लिखा गया है क्योंकि F12 का डायरेक्शन M1 से M2 की तरफ है और M1 से M2 की तरफ जो वेक्टर उसका नाम है वेक्टर R12। अगर इस पर कैप लगा देंगे तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जब आप F12 को R12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास एक वेक्टर है, एक स्केलर है A और इसे A कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर A हो जाता है। तो आप देखेंगे F12 ये स्केलर फॉर्म में है, इसे R12 कैप से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये वेक्टर R12 हो जाएगा। और यहां पर हम लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है R12 कैप। अब आपने पढ़ा है कैप R12 कैप, इसके मतलब होता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देने पर यूनिट वेक्टर मिलता है और यूनिट वेक्टर को कैप से लिखा जाता है। तो R12 कैप ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12। ये R12 ये डिस्टेंस है बिटवीन M1 एंड M2 और ये R के बराबर है, तो इसे लिखा जा सकता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R। तो आप देखेंगे यहां पर R12 कैप, इसके बदले मैंने लिखा है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R, क्योंकि R12 कैप बराबर होगा वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R। अब जब आप R स्क्वायर को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह R क्यूब हो जाएगा। तो F12 इज इक्वल टू GM1M2 बाई R क्यूब R वेक्टर R12। ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वेयर R12 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R12 और ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देख लिया आपने। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग F21 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हम लोग F21 लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। R21 इसका मतलब है यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1। R21 मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1। इस बार सब कुछ लेफ्ट फेस साइड में हो जा रहा है, तो इसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं F21 जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था F21 ये हो जाएगा GM1M2 बाई R स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप ये बराबर होता है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R12 के। फिर से देखें R12 कैप ये बराबर हो जाएगा, सॉरी R21 ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई R21 के, और ये R21 बराबर होता है R के। तो आप R21 कैप के बदले में लिख सकते हैं R21 डिवाइडेड बाई R। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे R स्क्वायर को R से तो ये R क्यूब हो जाएगा। तो F21 ये बराबर हो जाएगा GM1M2 बाई R क्यूब इंटू R21। तो ये भी वेक्टर फॉर्म है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अगर F21 लिखेंगे तो यहां R21 आ जाएगा, और अगर F12 लिखेंगे तो यहां पर R12 हो जाएगा। याद रहेगा, अगर यहां पर F12 आया तो यहां पर R12 आ जाएगा, और यहां पर अगर F21 आया तो यहां पर R21 हो जाएगा। यह कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए आगे देखते हैं। हम लोग F21 GM1M2 बाई R क्यूब R21 इसको लिखा जा सकता है वेक्टर R12। एक मिनट, आप देखेंगे F21 ये GM1M2 बाई R क्यूब इंटू R21 है। हम लोग R21 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जब आप R21 को रिप्लेस करेंगे
तो ये R21 R12 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग लिखेंगे -R12, चूंकि R21 बराबर है -R12 के। R21 दिस इज इक्वल टू -R12, तो हम लोग F21 को रिप्लेस कर सकते हैं -R21 से। यहां पर भी हो जाएगा -R12। अब आप देख रहे हैं F21 GM1 M2 by R3, R12 आ गया है, इसे आप लिख सकते हैं -F12। चूंकि GM1 M2 by R3 ये बराबर है R12 के, तो इसे आप R12 लिख सकते हैं। तो F12 दिस इज इक्वल टू -F21 हो जाएगा। या आप कहें कि F21 ये बराबर आ रहा है -F12 के, या F12 बराबर हो जाएगा -F21 के। तो इट इज सीन क्लियरली दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है कि एक बॉडी जो दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है वो एक्शन कहलाता है, दूसरे बॉडी इसके बदले में जो फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन कहलाता है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन का फोर्स है। तो इस तरह से ये आपको हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के नेचर के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के मेनली 4 नेचर है। पहला नेचर यह है कि यह हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब 2 मास के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। दूसरा ये सेंट्रल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन पर काम करता है। तो इट इज सेंट्रल फोर्स, दैट इज दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 मासेस। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक मास है M1, यहां पर एक मास है M, और यहां पर एक तीसरा मास है M2। अब हम लोग मास M पर फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं। मास M पर M1 के कारण किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यह जानना चाहते हैं। फिर से आइए हम अलग से डायग्राम बना रहे हैं। यहां पर एक मास M है और यहां पर एक दूसरा मास M1 है। तो M1 के कारण M पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसी तरह से यहां पर एक मास M2 है, M2 के कारण M पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यह जानना चाहते हैं। तो यह जानने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसका नाम है सेंट्रल फोर्स। पहले M1 के कारण M पर फोर्स का डायरेक्शन क्या है यह जानते हैं, तो इसके सेंटर को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब जो फोर्स काम करेगा वो इसी लाइन पर काम करेगा। चूंकि M1 और M दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव होता है, तो M1 M को अपनी तरफ खींचेगा, ये F1 कहलाएगा। उसी तरह से M2 भी M पर फोर्स लगाएगा। M2 M पर फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन जानने के लिए दोनों को सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये M2 M को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा F2। तो M1 के कारण M पर राइट साइड में फोर्स लगेगा और M2 के कारण ये इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसी चीज को मैंने डायग्राम में दिखाया है। M1 के कारण फोर्स इधर लगेगा और M2 के कारण फोर्स इधर लगेगा। ये सेंट्रल फोर्स के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा नेचर है। तीसरा नेचर ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। आप समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक मास M है और यहां पर एक मास M1 है। यहां पर मास M है और ये मास M1 है। ये मास इस मास पर फोर्स लगाएगा। अभी आपको बताया मैंने कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, तो आप सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, ये फोर्स F1 है। उसी तरह से एक दूसरा मास है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए दोनों को सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, तो ये F2 हो जाएगा।
तो यहां पर एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है। अब सवाल यह पैदा होता है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी कि इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ना तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी ना ही इस डायरेक्शन में जाएगी। बॉडी किधर जाएगी इसको जानने के लिए इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेंगे और एक पैरेललोग्राम बना देंगे और यहां से ज्वाइन कर देंगे। यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये जो डायगोनल है ये जिस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है रिजल्टेंट फोर्स। फिर से जान लें एफ क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू मल्टीपल मासेस। क्या बोले थे? रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू मल्टीपल मासेस। एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। इसे पढ़ते हैं वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मास। यह पढ़ा जाएगा वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मास और ये दोनों बराबर होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू मल्टीपल मासेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल मास। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ मास ड्यू टू मल्टीपल मासेस इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। इसका चौथा जो आपको है ये कहलाता है, यहां पर लिख दिया है F1 फोर्स ऑन M ड्यू टू M1, F2 फोर्स ऑन M ड्यू टू M2, थीटा एंगल बिटवीन M1 एंड M2 और F है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। ये रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगा F1 प्लस F2 के। आप इसका मॉडुलस ले सकते हैं। F1 प्लस F2 का मॉडुलस आपको आ जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और इसका चौथा नेचर है जिसका नाम है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का 4 नेचर होता है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।